हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग का ये सुपर सीरीज का छठा टेस्ट है, जिसमें हम लोगों को टेस्ट क्या देना है? मध्यकालीन भारत मेडाइवल हिस्ट्री का हम लोगों का टेस्ट देना है। ये आपका छठा पार्ट है। इसके बाद ये सातवां पार्ट आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों ने जो है मेडाइवल हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और ये 50 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं आप लोग इसमें कितना सही कर पाते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताइएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? आपका कह रहा है क्वेश्चन, तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? अनंगपाल, जयपाल, देवपाल या फिर धर्मपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपाल इस समय यहाँ का शासक था। आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, यमीन उद दौला की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक ने ली थी? अकबर ने, बलबन ने, महमूद गजनी ने या फिर मोहम्मद गौरी ने? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा महमूद गजनी ने। महमूद गजनी ने 2 उपाधि ली थी, देख लीजिएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर महमूद गजनी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महमूद गजनी, है ना। महमूद गजनवी जो था ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत में पहला शासक था। अब आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है, मोहम्मद गौरी को भारत में निम्नलिखित में से किस राजा ने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को भारत में सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? भीम प्रथम ने, भीम द्वितीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर जयचंद ने? तो बताइए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे पहली बार होगा, मतलब कि पहली बार उसे जो है किसने पराजित किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भीम द्वितीय, है ना। भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया था। इसके बाद दूसरी बार मोहम्मद व पृथ्वीराज चौहान से भी तराइन के प्रथम युद्ध में हारता है। आपका पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? इक्ता व्यवस्था किसकी देन है? कुतुबुद्दीन ऐबक की, मोहम्मद गौरी की, महमूद गजनी की या फिर इल्तुतमिश की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की देन है। आपके छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका छठा क्वेश्चन कह रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ अवस्थित है? ये बताना है। पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा आखिर है क्या? बीपीएससी से पूछा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा आखिर है क्या? तो ये एक मस्जिद है, आपको बताना है ये कहाँ है और ये भी याद रखना है कि इसे किसने बनाया है। तो बताइए कहाँ है? दिल्ली में, अजमेर में, जयपुर में या फिर लाहौर में? तो ये अजमेर में अवस्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में अवस्थित है। किसने बनाया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक पहला गुलाम था, उसका गुलाम होता है इल्तुतमिश, तो इसीलिए ये गुलाम, फिर ये गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछा जाए तो वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। आपका 9 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रजिया, गुलाम वंश की रजिया सुल्तान का कार्यकाल कौन से कौन था? है ना। रजिया का कार्यकाल आपको बताना है। 1200 से 1206, 1236 से 1240, 1230 से 1235, 1206 से 1220? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान का कार्यकाल छोटा कार्यकाल था लेकिन प्रभावशाली कार्यकाल रहा। ये हुआ 1236 से 40। रजिया देश की पहली महिला शासिका थी, मुस्लिम महिला शासिका। निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम गुरसप था? बताना है आपको। गुरसप जो है किसके बचपन का नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक?
तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम गुरसप था। एक और नाम क्या था, अली या गुरसप के नाम से इसे जाना जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया। हजारा खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था। आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सितार और तबला का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में सितार और तबला के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो, बैजू बावरा, निजामुद्दीन औलिया या फिर बलबन। तो इसका आंसर, ये तो आसान है, सभी लोग जानते होंगे, अमीर खुसरो को इसका श्रेय दिया जाता है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ। पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1724, 1732, 1728 या फिर 1800। तो इसका आंसर हो जाए 1728 में जो है पालखेड़ा का युद्ध होता है, जबकि शंकर खेड़ा का युद्ध कब होता है? 1724 में। इसे भी याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। शंकर खेड़ा 1724, पालखेड़ा 1728। आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देवगांव की संधि किस वर्ष हुई। वहाँ पे एक लूसेंट में कॉलम दिया हुआ है संधियों को, सारा संधि आप लोग रट लीजिएगा, संधि से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देवगांव की संधि किस वर्ष हुई? 1800, 1803, 1802 या फिर 1806। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1803। इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, देव हैं तो आप लोग त्रिदेव याद रख सकते हैं। देव कितने हैं? 3 हैं, त्रिदेव, और 1803 में ये संधि हुई है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानीपत की तृतीय लड़ाई के समय पेशवा कौन था। पानीपत की तृतीय जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या फिर माधवराव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बालाजी बाजीराव इस समय जो है पेशवा था मराठा का। आपका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है। मराठों का मैकियावेली निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, नाना फडणवीस या फिर महादजी सिंधिया। तो इसका आंसर क्या होगा? नाना फडणवीस को जो है मराठों का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मदद ए मास किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी? आपको बताना है मदद ए मास कैसी भूमि होती थी। खालसा भूमि, लगानहीन भूमि, बादशाह के नियंत्रण वाली भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लगानहीन भूमि, है ना, जिस पर किसी प्रकार का लगान नहीं दिया जाता था उसे कहते थे हम मदद ए मास, मतलब कि मदद के स्वरूप ये दिया जाता था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर आधारित थी। शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर आधारित थी? शेरशाह से पर आधारित थी या फिर अकबर से, मलिक अंबर से या फिर मंगोलों से। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? मलिक अंबर से प्रभावित थे शेरशाह का प्रशासन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरदेशमुखी कितना प्रतिशत दिया जाता था। शिवाजी के द्वारा सरदेशमुखी और चौथ नामक 2 कर लगाया गया था। तो पूछा गया सरदेशमुखी कितना प्रतिशत दिया जाता है? 10%, 4%, 8% या फिर 6%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदेशमुखी 10% लिया जाता था, जबकि चौथ 4% लिया जाता था। आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी को तोपें किसके द्वारा प्रदान की गई थी। शिवाजी को तोपें किसके द्वारा प्रदान की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा या फिर डच के द्वारा। तो बताइए, ये इसमें लोग कन्फ्यूज होंगे, लेकिन इसका आंसर अंग्रेज होगा। ठीक है, अंग्रेजों ने ही शिवाजी को तोपें प्रदान की थी, बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन अब देख रहे हैं दारुल हर्ब का क्या अर्थ होता है। दारुल हर्ब का क्या अर्थ होता है? औरंगजेब शासक था, जो कट्टर शासक था, जो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। तो दारुल हर्ब का क्या अर्थ होता है? इस्लाम का देश, काफिरों का देश, हिंदुओं का देश या फिर यहूदियों का देश। तो इसका आंसर होगा काफिरों का देश। औरंगजेब जो है दारुल हर्ब मतलब कि काफिरों को देश को दारुल इस्लाम मतलब कि मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है। किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, औरंगजेब, शेरशाह, बलबन। ये तो मैंने आसान क्वेश्चन इसमें दे दिया, सभी लोग इसको जानते होंगे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। 23 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने किरण ए सानी की उपाधि धारण की थी। किसने किरण ए सानी की उपाधि धारण? देखता हूँ इसका जो है कौन कौन सच में सही जवाब देते हैं। इसका जवाब जिसने दे दिया होगा मैं मान जाऊंगा कि उसने जो है लूसेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने किसने सही जवाब दिया है। शाहजहां ने,
जहांगीर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर अकबर ने किसने कीरन-ए-सानी की उपाधि ली थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? शाहजहां, है ना, शाहजहां ने जो है कीरन-ए-सानी की उपाधि ली थी। सिकंदर-ए-सानी यहाँ मत समझिएगा, ठीक है। चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, मोहम्मद शाह ने। मोती मस्जिद दो है, एक दिल्ली में है, दूसरा आगरा में है, और दोनों को बनवाया अलग अलग लोगों ने है, इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा औरंगजेब ने, है ना। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है, जबकि आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है, ठीक है। चलिए आप 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने संस्कृत विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि धारण दी थी? पंडित राज जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जहांगीर ने, है ना। जहांगीर ने जो है जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। आपका 26 नंबर क्वेश्चन अब कह रहा है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस शासक का काल माना जाता है ना। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? अकबर, शेरशाह, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर का क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। और शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने, यहाँ नहीं, गलत से टाइप हो गया, बाबर ने, यहाँ होगा ने, किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध, चंदेरी के युद्ध या फिर घाघरा के युद्ध? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खानवा के युद्ध के बाद इसने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी, और यहीं पे इसने जो जिहाद का नारा भी लगाया था। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? वहीद खां, बरीद खां, फरीद खान या फिर शेर खान? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दक्षिण भारत के राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य था जिसने कि अकबर की अधीनता जो है स्वेच्छा स्वरूप स्वीकार कर ली थी, वो कौन था? खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़ या फिर दौलताबाद? तो इसका आंसर क्या होगा? खानदेश ने जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी, दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबर के गुजरात विजय के दौरान वहाँ का शासक कौन था, है ना। अकबर के विजय के दौरान वहाँ का गुजरात का शासक कौन था? अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछे देखे गए हैं कि आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। इस मेंस में भी पूछा गया था, इससे पहले भी एक बार पूछा गया था। तो बताना इसका आंसर क्या होगा? भारमल, रामचंद्र, मुजफ्फर खां या फिर दाऊद खां? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मुजफ्फर खां। अकबर के गुजरात विजय के दौरान वहाँ का शासक मुजफ्फर का था। 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप कहाँ का शासक था और ये किस वर्ष हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। महाराणा प्रताप कहाँ का शासक था? मालवा का, मारवाड़ का, मेवाड़ का या फिर मेड़ता का? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेवाड़ का। राणा प्रताप कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलकुंडा राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, मलिक अहमद या फिर इमाद शाह? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राज्य की स्थापना की थी। आपका 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक को बुद्धसिकन मूर्ति तोड़ने वाला कहा जाता है? आप लोग जो ऑप्शन यहाँ पे खोज रहे होंगे वो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, इसी ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। किसे जो है मूर्ति तोड़ने वाला कहा जाता है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या फिर सुहादेव? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर शाह, है ना। सिकंदर शाह को मूर्ति तोड़ने वाला या बुद्ध किशन भी कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछा है। किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैनुल आबदीन, सिकंदर शाह, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क?
तो इसका आंसर हो जाएगा जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी। तमिल, कन्नड़, तेलुगु या फिर मलयालम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या थी, राजभाषा तेलुगु थी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता। दिल्ली सल्तनत में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था। टका, जीतल, पेगोड़ा या फिर दिरहम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दिरहम, है ना। तांबे के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। मजलिस ए मलिक, मजलिस ए खलवत, मजलिस ए मुमालिक या फिर खजीन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मजलिस ए खलवत के नाम से इसे संबोधित किया जाता था। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली सल्तनत में कौन सा क्षेत्र चावल के लिए प्रसिद्ध था। सूरत, आगरा, सतगांव या फिर सरसूती। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सरसूती। अब ये मत कहिएगा कि ये आपके लूसेंट में नहीं दिया गया ना, अच्छे से देखिएगा, लूसेंट में चार्ट बना के दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, अच्युत राय या फिर कृष्ण देव राय। तो नूनीज जो आया था ये अच्युत राय के समय आया था। इन सब के समय कौन कौन आया था ये लोग भी देख लीजिएगा आप लोग। आपका 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में रहते थे। अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में रहते थे। अकबर, शिवाजी, अशोक या फिर कृष्ण देव राय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय के समय अष्टदिग्गज रहते थे, ठीक है। और ये तेलुगु कवि थे सभी। चलिए, शिवाजी के समय जो थे वो अष्ट प्रधान था और अकबर के समय 9 रत्न थे हुआ करते थे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग क्या कहलाता था। कदाचार, सदाचार, वेदचार या फिर दंड नायक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कदाचार कहा जाता था। क्या कहा जाता था। सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था और जो सैन्य का प्रमुख होता था उसे दंड नायक कहा जाता था। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहमनी राज्य की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से क्या थी। इसका देखता हूँ कौन कौन सही लोग आंसर दे पाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने सही किया है कौन कौन इसे। बहमनी राज्य की राजकीय भाषा क्या थी। तेलुगु, तमिल, मराठा या फिर हिंदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मराठा, है ना। तमिल राज्य की राजकीय भाषा क्या थी, मराठा कहिए या मराठी थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। किसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी बताइए। बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खां, है ना। खिज्र खां ने जो है रैयत आला की उपाधि धारण की थी। अब आपका 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अफगानी राजवंश से संबंधित है। यार ये यहाँ गलत टाइप हो गया है। अफगान राजवंश से कौन संबंधित, यहाँ राजवंश होगा। आपको बताना है कि इन राजवंशों में से कौन जो है अफगानी राजवंश है। तुर्की या फिर मंगोल नहीं है, अफगानी है। गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या फिर लोदी वंश। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लोदी वंश, है ना। लोदी जो थे ये लोग अफगानी थे। आपका 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। निम्नलिखित में से किसका जो है कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोदी वंश। इसमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तुगलक, है ना। तुगलकों का कार्यकाल जो है सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने एक नया सिंचाई कर लगाया था। सिंचाई कर को क्या कहा जाता था, एक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। पहले बताइए किसने लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है सिंचाई कर लगाया था और इसका नाम क्या था आप लोग बताइएगा, जो कि 1/10 लिया जाता था। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसका शासनकाल आलम से पालम तक ही रह गया था, है ना।
आलम से पालम मतलब कि बहुत ही सीमित क्षेत्रों में ही इसका शासन रह गया था। ये भी बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। बताइए, नसरुद्दीन, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह या फिर सिकंदर लोदी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में कहा जाता है कि आलम से पालम एक छोटे समय तक ही सिमट के रह गया था। आपका 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दादू दयाल निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? दादू दयाल किसके अनुयायी थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, कबीर या फिर रविदास। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दादू दयाल जो थे ये कबीर के अनुयायी थे। आपका 49 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? कबीर की वाणी का जो संग्रह किया गया वो किस नाम से जाना जाता है? कबीर पंथी, बीजक, शबद या फिर मगहर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसे बीजक के नाम से संकलित किया गया है। आपका अंतिम क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? आपका अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, रामानंद या फिर तुलसीदास। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें तुलसीदास ऑप्शन में नहीं है, 4 ही ऑप्शन है। बताइए क्या होगा? कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के, गुरु नानक के, चैतन्य स्वामी के या फिर रामानंद के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रामानंद के शिष्य थे कबीर। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपके टोटल 50 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने इसमें सही किया होगा। इसमें जनरल का कटअप मैं हमेशा से देता हूँ 45 और जो अदर वाले हैं इनका कटअप होगा 42। देखता हूँ किन किन लोगों ने इसे कटअप को पार किया है। और इसमें कुछ सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मैंने जो अंदर में क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।